तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। यह भी संज्ञा सूत्र है। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा का एक वचन, सवर्णम प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर हम पहले आस्य शब्द बनाएंगे। आस्ये भवम आस्यम। आस्ये भवम आस्यम। आस्य माने होता है मुख, मुख में होने वाला वो क्या कहलाएगा? आस्य। तो यहाँ पर हम आस्य शब्द से ही शरीरावयवाच्य से यत् प्रत्यय करेंगे। तो आस्य आगे यत्, उसके पश्चात उस य के परे रहते आस्य की भाषण्या करेंगे। फिर यस्य तिच से अकार का लोप करेंगे। यस्य तिच से अकार का लोप किया और उसके पश्चात पुनः क्या कर देंगे? जो य है उस य का भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उस य का भी क्या हो जाएगा? किस लोप होगा? किससे होगा? हलस् तद्धितस्य इत्यादि सूत्र है ना। तो अभी उसको हम आपको या चलो अच्छा बता ही देते हैं। सूत्र निकाल लीजिए। हलः उत्तरस्य तद्धितस्य यकारस्य लोपो भवति। हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? एक य का लोप हो गया। तो क्या शेष रह गया? पुनः आस्य ही बन गया। तो आस्ये भवम आस्यम। अब हम समास करेंगे, ठीक है ना। आस्ये प्रयत्नः आस्य प्रयत्नः। सप्तमी तत्पुरुष। आस्ये प्रयत्नः आस्य प्रयत्नः। तुल्यः आस्य प्रयत्नो यस्य। तुल्यः आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम्। सबसे पहले हमने किया आस्ये भवम आस्यम, उसके पश्चात आस्ये प्रयत्नः आस्य प्रयत्नः। सप्तमी तत्पुरुष। तुल्यः आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। ये बहुव्रीहि समास हो गया। समास हो गया। अब इसके पश्चात हम अर्थ करेंगे सूत्र का। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः येषां ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। तुल्यः आस्ये प्रयत्नो येषां ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। ठीक है, क्या अर्थ लिखा बोलिए आप सब। तुल्यः आस्ये प्रयत्नो येषां ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। हाँ, कहते हैं तुल्यः, है ना। तुल्य हैं आस्ये प्रयत्नः येषां। आस्य का अर्थ क्या हो गया कि मुख में होने वाला। आस्य भवम इति आस्यम, तो ये तो हो गया मुख में होने वाला। तो मुख में क्या होता है? स्थान। तो मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न। ठीक है, तुल्य है मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न जिनके ऐसे वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। आगे समझ में। प्रयत्न तो अलग से कह दिया, किंतु स्थान तो कहा नहीं था। तो स्थान से क्या लेंगे यहाँ पर? कैसे समझेंगे? आस्य से समझेंगे कि मुख में होने वाला जो, वो क्या कहलाया? आस्य। तो मुख में होने वाला जो स्थान और प्रयत्न तुल्य हैं जिन वर्णों के, उनकी परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? क्यों? ठीक है ना। तो उदाहरण क्या बनाएंगे आप? दंडाग्रम खट्वाग्रम यदीदम कुमारीशः भानुदयः।
और होत्रीकारः अथवा कर्तृकारः। सभी सूत्रों में सवर्ण संज्ञा करने का लाभ है आपका अकः सवर्णे दीर्घः। अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान पे सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो अब वहीं पर हम घटाएंगे, जैसे दंड आगे अग्रम है तो अब दंड अग्रम, यहाँ पर क्या स्थिति हो गई, दंड अ, उधर भी अ है, तो दोनों वर्णों का स्थान और प्रयत्न क्या है, तुल्य है। इस कारण से इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई परस्पर, और परस्पर सवर्ण संज्ञा होने से हमने अकः सवर्ण दीर्घ से क्या किया, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश किया। तो इन दोनों का भी सवर्ण ही दीर्घ करेंगे। ऐसा नहीं कि अ के स्थान पर हम ई दीर्घ कर दें या ई के स्थान पे उ दीर्घ कर दें, ऐसा नहीं होगा। आ का सवर्ण दीर्घ क्या है, आ, क्योंकि आ का भी स्थान कंठ है, आ का भी स्थान कंठ है, आ का भी प्रयत्न वही और आ का भी प्रयत्न विवृत है। इस प्रकार से मिला करके आपने क्या कर लिया, दंडाग्रम। इसी प्रकार यदि इदम यदीदम, भानु उदयः भानुदयः, होत्री ऋकारः होत्रीकारः। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा करने का यहाँ पर जो प्रयोजन है वो यही है कि अकः सवर्ण दीर्घ से आपने क्या कर लिया, सवर्ण दीर्घ एकादेश किया। ठीक है, अगला सूत्र है नाच्छलौ। नाच्छलौ, न अच्छलौ, न अव्ययपदम, अच्छलौ प्रथमा का द्विवचन। अच्छ हल्च इति अच्छलौ, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। समास आपने किया, पदच्छेद किया, अच्छ हल्च इति अच्छलौ। हा को झ किससे हो गया, संधि सूत्र में पढ़ा होगा आपने। अच्छ हल्च इति अच्छलौ, यहाँ पर हा को झ किससे हो गया, हाँ बोलो बोलो, नहीं उससे तो लोप होता है। झयो होन्यतरस्याम, क्या है सूत्र, झयो होन्यतरस्याम। ये अष्टम अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। ठीक है ना, झयः उत्तरस्य हकारस्य पूर्वसवर्णो भवति अन्यतरस्याम। झय से उत्तर जो हकार उसे पूर्व सवर्ण हो जाता है विकल्प से। ठीक है, तो झय के अंतर्गत क्या आ गया, ज, और उससे उत्तर जो हकार उसको पूर्व का सवर्णी होगा। पूर्व क्या है, ज, उसका सवर्णी क्या आएगा आपका, झ। ठीक है ना, तो जो भी झय वर्ण होगा उसका सवर्ण यानी उसका चौथा अक्षर हो जाएगा। ठीक है ना, उससे भी मिलता जुलता होना चाहिए स्थान प्रयत्न, और हा के स्थान पे हो रहा है तो हा का भी प्रयत्न मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों में मिलकर के क्या हो जाता है, वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हा को क्या हो गया, झ हो गया। इसी प्रकार से जैसे एक ह्रस्वादेश है तो वहाँ पर ग का वर्ग का क्या होगा, कवर्ग का चौथा हो जाएगा तो घ हो जाता है। तो एक ह्रस्वादेशे, इसी प्रकार उ कालोच्छ्रस्व दीर्घ प्लुतः में अच ह्रस्व अच ह्रस्व, यहाँ पर भी क्या हो गया, जो ह था उसको झ हो गया। और हम आगे देखें, उपसर्गात ध्रस्व ऊहते है, इस सूत्र में भी उपसर्गात ध्रस्व उपसर्गात ध्रस्व, यहाँ भी यही सूत्र प्रवृत्त हुआ, झयो होन्यतरस्याम। तो अब सूत्र का अर्थ करेंगे हम लोग। ऊपर से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ होगा तुल्यास्य प्रयत्नावपि, तुल्यास्य प्रयत्नावपि अच्छलौ परस्परम सवर्ण संज्ञकौ न भवतः। अर्थ लिख लिए, तुल्यास्य प्रयत्नावपि अच्छलौ परस्परम सवर्ण संज्ञकौ न भवतः। ठीक है, तात्पर्य क्या हो गया इसका,
तुल्यास्य प्रयत्नावपि, अर्थात तुल्यास्य प्रयत्नौ अपि, है ना। स्थान और प्रयत्न तुल्य होते हुए भी अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, अच और हल यदि इन दोनों के परस्पर स्थान और प्रयत्न मिल रहे हैं, तुल्य हैं, तो भी उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जैसे आ और ह है, आ का स्थान क्या है? कंठ है, अकुह विसर्जनीय कंठ्यः, और हा का भी स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय कंठ्यः। तो आप सोचें कि अ और ह हम इन दोनों को क्या कर दें? परस्पर सवर्ण संज्ञा कर दें। और दंड हस्तः यहाँ पर हम क्या कर लें? दीर्घ कर लें, है ना। तो ये संभव ही नहीं, इसलिए कह दिया कि स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भी, स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भी अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार दधि शीतलम है आपका, दधि का ई इचुयशास्तालव्यः और शीतलम का श वो भी इचुयशास्तालव्यः। अब हम इन दोनों को क्या कर दें? सवर्ण संज्ञा कर दें, और सवर्ण संज्ञा करके इसके बाद क्या हो जावे? यहाँ पर आकाशवर्ण दीर्घ से हम दीर्घ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और प्रयत्न भी मिल रहा है, ई विवृत कर्णाः स्वराः और विवृत कर्णाः ऊष्माणः है, तो जो श है वो ऊष्म वर्ण है, वो भी विवृत है, और ई भी क्या है? स्वर होने से विवृत है। तो प्रयत्न भी दोनों का मिल रहा है, स्थान भी दोनों का मिल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर दें? सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दें, यानी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा कर लें, तो कहते हैं नहीं। बात समझ में आ गई? नहीं तो दंडास्तः, है ना, और इसी प्रकार से दधि तलम, ऐसे प्रयोग बनने लग जाएंगे। किंतु इसने कहा कि नहीं, बेशक स्थान और प्रयत्न दोनों के मिल रहे हैं, किंतु अच और हल कभी भी परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं हो सकते हैं। आगे बात समझ में? दधि शीतलम का अर्थ क्या हो जाएगा? शीतल देहि। दंड हस्त का अर्थ क्या हो जाएगा? दंड हस्ते यस्य स दंड हस्त, हाथ में दंड है जिसके। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण लिख लिया, दंड हस्तः दधि शीतलम। एक और उदाहरण लिखिए, वैपाशो मत्स्यः आनडुहम चर्म। वैपाशो मत्स्यः आनडुहम चर्म। वैपाशः, है ना, यानी विपाशा नदी में होने वाली जो मछली, वैपाशो मत्स्यः, विपाश नदी है ना, विपाशा नदी है, तो उसमें होने वाली जो मछली। ठीक है, आनडुहम चर्म, आनडुह मतलब बैल, बैल का विकार जो चमड़ा, आनडुहम चर्म। इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से सिद्धि होगी इसकी, चलिए करते हैं। विपाशी भवः इति वैपाशः, मत्स्य तो इसका विशेषण बन गया, केवल सिद्धि आपको करनी है वैपाशः की, और उसी में ही आपको सूत्र भी घटाना है। विग्रह करेंगे, विपाशी भवः इति वैपाशः, विपाश प्रातिपदिक रखेंगे। आगे बताइए क्या आएगा? विपाशी भवः, विपाशी कहाँ का रूप है? सप्तमी का एक वचन, तो क्या लगेगा यहाँ पर? ङी, विपाश ङी। और तत्र भवः, तत्र भवः का अर्थ है तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम् अण् प्रत्ययो भवति। बोलिए सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् तस्मिन् अर्थे यथा विहितम् अण् प्रत्ययो भवति, परश्च भवति, है ना। सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव इस अर्थ में यथाविहित अण् प्रत्यय होगा। यथाविहित मतलब जो जिससे विधान किया हुआ है। तो विपाश ङी आगे अण्, अण् की वही तद्धितः के अधिकार में होने से तद्धित संज्ञा होगी। पुनः कृत तद्धित समासाष्ट से आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर ली।
प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्ति ञे का आपने लुक कर दिया। शेष बचा विपाश आगे अण, ण की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो गई, विपाश आगे अ, ये स्थिति रह गई। अब उसके पश्चात अण क्योंकि नित्य है, हाँ उससे पहले अंग संज्ञा कर लीजिए। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से पुनः सूत्र लगाएंगे तद्धितेष्व चामादेः। क्या अर्थ है सूत्र का? पहले अर्थ बोलिए, बाद में लिखिएगा। तद्धितेष्व चामादेः, इसमें यूनिटी की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ बता चुके हैं आपको। हाँ नीति नीति तद्धिते परतः और अंगस्य कहाँ गया? अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। जितने भी सूत्र पीछे सिद्धियों में आ रहे हैं उनको आप एक कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए और उनको रोज़ दोहराइए। समझ में, रोज़ उसकी आवृत्ति करिए, तब वो सूत्रों के अर्थ आपके मुख में स्थित हो जाएंगे। आदि बात समझ में। सूत्र का अर्थ बोलिए फिर से। तद्धिते नीति नीति परतः अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तद्धित नित नित प्रत्यय के परे रहते अंग के अचों के आदि अच को वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नित प्रत्यय परे है, विपाश अंग है, उसका आदि अच ई है, उसको वृद्धि हो गई। तो क्या बनेगा? ई के स्थान पे वृद्धि क्या होगी? आई। क्या बन गया? वैपाश। आगे अ। अब यहाँ पर आपने यचिभम सूत्र लगाया। यचिभम का अर्थ आपको बता चुके हैं। क्या अर्थ है बोलिए? एक क्रम से लगाया करो। यकारादौ अजादौ स्वादौ प्रत्यये परतः पूर्वम भसंज्ञकम भवति। यकारादि अजादि स्वादि, ठीक है ना। और एक शब्द ऊपर से और अनुवृत्ति आ रही है, असर्वनाम स्थाने भी आ रहा है ना। तो असर्वनाम स्थाने यकारादौ अजादौ स्वादौ प्रत्यये परतः। सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भा संज्ञा होती है। यहाँ पर अण का अ ये अजादि प्रत्यय है, स्वादि है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, अतः उससे पूर्व वैपाश की क्या हो गई? भा संज्ञा हो गई। अब भा संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर आपके सूत्र की प्रवृत्ति होती है यस्येति च। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा इसे समझना है, ठीक है। यस्येति च का अर्थ है इति तद्धिते च परतः भा संज्ञकस्य इवर्णस्य अवर्णस्य लोपो भवति। ईकार तथा तद्धित के परे रहते भा संज्ञक अंग के इवर्ण और अवर्ण का लोप होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इवर्ण और अवर्ण शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इवर्ण का तात्पर्य क्या होता है? ई से ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी का ग्रहण कर लेते हैं। आ से हम क्या करते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत सानुनासिक निरुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित सभी के भेद से हमने सबका ग्रहण कर लिया, यानी 18 भेद उसके गृहीत तो होते हैं। पर ये किससे होता है? ऐसा कैसे होता है? आ कहने से हम इनके सबके 18 भेदों का जो ग्रहण कर लेते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि का, ऐसा क्यों होता है? तो अष्टाध्यायी में व्याकरण में जो भी कार्य हैं उन सब का उत्तर आपके अष्टाध्यायी के सूत्रों में ही है। एक सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इसको समझिए थोड़ा सा। ये सूत्र कहता है अण और उदित अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। अभी संक्षेप में अर्थ बता रहे हैं, बाद में इसका विस्तार से अर्थ जानेंगे। अण और उदित अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं अप्रत्यय यानी प्रत्यय को छोड़ करके, ठीक है। उदित आप जान चुके हैं, जैसे कु, तो कु का उ है वो उदित है, इसलिए कु कहने से क ख ग घ ङ, चू कहने से च छ ज झ ञ, इन सब का ग्रहण होता है। अण जो प्रत्याहार है अष्टाध्यायी में, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यह अण प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं उनका ग्रहण यदि कहीं पर भी संपूर्ण अष्टाध्यायी में होगा तो वो अपने सवर्णी का ग्रहण करा देंगे। सवर्णी का ग्रहण का मतलब क्या हो गया? उसके जो पूरे ह्रस्व दीर्घ प्लुत सानुनासिक निरुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित ये सारे भेद हैं, उन सब का वो ग्रहण कराएगा। क्यों ग्रहण कराएगा? क्योंकि उन सब का स्थान और प्रयत्न मिलता है। बात समझ में आ गई? जो स्थान ह्रस्व आ का है वही स्थान दीर्घ आ का है, वही प्लुत का भी है। जो प्रयत्न ह्रस्व का है वही दीर्घ और
प्लुत का भी है, वही उदात्त और अनुदात्त का भी है, सबका एक ही प्रयत्न है, इसलिए वो उसके सवर्णी होते हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए आ अथवा ई ये सब क्या हैं? परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं। ठीक है। क्यों सवर्ण संज्ञक हैं? क्योंकि इनका स्थान और प्रयत्न मिलता है, इसलिए वे अपने सवर्णी का ग्रहण कराते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अण और उदित अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। तात्पर्य क्या? उनके सवर्णी कौन होंगे? तो सवर्णी वही होंगे जिनके साथ स्थान और प्रयत्न मिलेगा, यानी तुल्य होगा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा तो है नहीं कि हम यदि दीर्घ आ बोलेंगे तो भी उसका स्थान क्या है? कंठ है। ह्रस्व अ बोलेंगे तो भी उसका स्थान क्या है? कंठ है। तो ह्रस्व अ और दीर्घ आ दोनों का स्थान क्या है? कंठ है। इसलिए दोनों क्या है? परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं। इसीलिए आ के स्थान पे सवर्ण दीर्घ क्या होता है? आ होता है, ई नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ पर ये स्थिति है कि अण और उदित अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं, तो उसी में ही हल भी तो है। उसी में क्या है? हल भी है। अब जैसे ई का स्थान क्या है? इचु यशास तालव्यः, ई का स्थान तालु है और प्रयत्न उसका विवृत है। इसी प्रकार से श का स्थान भी क्या है? तालु है और प्रयत्न भी क्या है? विवृत है। ठीक है। अब जब यस्य तिचा में ई ग्रहण किया गया तो ई अपने सवर्णी का ग्रहण कराएगा। ई क्या कराएगा? अपने सवर्णी का ग्रहण कराएगा। जैसे ह्रस्व ई ने दीर्घ और प्लुत का ग्रहण कराया। क्यों कराया? क्योंकि उसका स्थान और प्रयत्न मिलता है। इसी प्रकार से ई और श का भी स्थान और प्रयत्न मिल रहा है, इसलिए इवर्ण कहने से श का भी ग्रहण हो सकता है। बात समझ में आई? नहीं आई? जैसे अच का सवर्णी का ग्रहण हुआ, उसी प्रकार से ई से शकार का भी स्थान और प्रयत्न मिल रहा है। आपको पीछे बता चुके हैं दधि शीतलम में। तो यस्य तिचा से जब हम अवर्ण और इवर्ण का लोप कहेंगे तो इवर्ण ने अपने सवर्णी का ग्रहण करा दिया। इवर्ण का सवर्णी कौन हो गया? श भी हो गया, तो वो श का भी लोप कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो वैपाश का जो श है उसके भी लोप की प्राप्ति हुई, किंतु नाच्छलव सूत्र ने क्या कह दिया कि अच और हल परस्पर स्थान और प्रयत्न इनका तुल्य होगा, तो भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अतः इवर्ण कहने से कभी भी श का ग्रहण हम उसके अंतर्गत नहीं लेंगे। स्थान प्रयत्न तुल्य है, इसलिए उसका सवर्ण हो भी सकता है। पुनरपि अच और हल है, क्योंकि इसलिए अच अपने सवर्णी हल का ग्रहण नहीं कराएगा और हल अपने सवर्णी अच का ग्रहण नहीं कराएगा। अच का ही ग्रहण कराएगा और हल का ही ग्रहण कराएगा। यानी अच की अच के प्रति सवर्ण संज्ञा होगी और हल की हल के प्रति सवर्ण संज्ञा होगी। ये सूत्र बताता है। तो यहाँ पर जो यस्य तिचा से लोप की प्राप्ति थी वो नहीं हुई, तो फिर वैपाश वैपाश और क्या हो गया? फिर स्वाद्युत्पत्ति करके ऋतु विसर्ग करके वैपाश ऐसा बन गया। ठीक है। आगे चलें। आनडुहम चर्म, बिल्कुल यहाँ पर भी उसी प्रकार से घटाना है आपको, केवल बस प्रत्यय अलग होगा। आनडुहम चर्म में क्या होगा? अनडुह विकारः इति आनडुहम। अनडुह का विकार, यहाँ पर इस अर्थ में अनडुह प्रातिपदिक से प्राणी रजतादिभ्यों सूत्र से ऐ प्रत्यय कर लेंगे। तो अनडुह आगे ngस आगे ऐ, अनडुह ngस आगे ऐ। फिर वही तद्धितः के अधिकार में होने से ऐ की तद्धित संज्ञा, कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक स्थिति रह गई आपकी। अनडुह आगे ऐ, यहाँ की हलंत्यन सिद्ध संज्ञा, फिर यित होने से तद्धितेषु चामादे से वृद्धि हो गई। आनडुह आगे अ, यहाँ पर बिल्कुल वही यचिभ हमसे भसंज्ञा करिए। पुनः यस्य तिचा से अवर्ण के अंतर्गत हा का हो गया, क्योंकि आ का स्थान भी कंठ और हा का स्थान भी कंठ है, दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई। तो आ का सवर्णी ह माना गया, किंतु नाच्छलो सूत्र ने कह दिया अच और हल परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, अतः ह उसके सवर्णी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो हा का लोप नहीं होगा। तो आनडुह आगे अ और मिलकर के बन गया आनडुह। उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करिए। अब क्योंकि चर्म का ये विशेषण बन रहा है इसलिए नपुंसक लिंग होगा, तो सु के स्थान पे अतोम से
अम हो जाएगा। आनडुह अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके आनडुहम चर्म, इस प्रकार से यह प्रयोग सिद्ध होगा। तो सूत्र समझ में आ गया आपको कि स्थान और प्रयत्न तुल्य होंगे तो भी इन दोनों की यानी अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण में आपको बताया कि दंड हस्ता दधि शीतलम में सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ और वैपाशो मत्स्य आनडुहम चर्म में यसे तिचा से श और ह का लोप नहीं हुआ। श ई के सवर्णी में आता और ह अ के सवर्णी में आता, जिससे कि लोप की प्राप्ति थी, किंतु इस सूत्र ने निषेध कर दिया, अतः यहाँ पर लोप नहीं होगा। ठीक है, तो सूत्रों को आप ठीक से देख लेना, ठीक से विचार लेना।